चलिए, light is form of energy which enables us to see around us. So में ध्यान दीजिए, light is form of energy which enables us to see around us. When it falls on retina of our eye, when it falls our eye, then it produces sensation. These sensations in form of, ये कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी इलेक्ट्रिक करंट. एंड सेंड टू ब्रेन. तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना. हाँ, विद्युत आवेग के रूप में ये हमारे मस्तिष्क में भेज दिए जाते हैं. सेंड टू ब्रेन. ब्रेन एनालाइज इट, इसको रिसीव करेगा, एनालाइज एंड इंटरप्रेट्स इट. इम्पल्स, इम्पल्स लिखो. इम्पल्स के तौर पर होते हैं इंटरप्रेट्स इट एंड वी सी द ऑब्जेक्ट एज इट इज, जैसा है वैसा वो दिखा देता है. तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है. सो वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से लाइट को देख पाते हैं. सो आवर आईज आर आल्सो एक इंस्ट्रूमेंट है, लाइट इंस्ट्रूमेंट. सो लाइट, अगर किसी भी चीज पर लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने पर, मान लीजिए लाइट इस पर पड़ रही है, तो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने पर ये हमारी आंखों पे आएगी. सो हम देख पाएंगे. इफ दिस इज रेड ऑब्जेक्ट, so then it reflects only red color and absorbs other color, so we see object as red. जैसे तुम्हारी लाल शर्ट है तो ये लाल किरणें ही मेरी तरफ भेज रही है, प्रक्षेपित कर रही है. so it is only reflecting red rays and absorbing all the rays. white light इससे पड़ रही है, सारी ये ले रही है. so इस तरीके से होता है. So our eyes are light instrument. ये इंस्ट्रूमेंट है which enables us to see. अगर हमारी आई के अलावा हम ये चश्मा भी लगा दें तो ये एडेड इंस्ट्रूमेंट है, सहायक उपकरण. तो ठीक है, when light falls on red object, white light falls, then it absorbs. सर ये सभी कलर्स के साथ होता है? हाँ, all colors except ब्लैक एंड व्हाइट. रेड के अलावा सारे ही कलर एब्जॉर्ब कर लेगा. ब्लैक इज द एब्सेंस ऑफ लाइट
एंड वाइट इज प्रेजेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने अभी बताया। जब सातों कलर को साथ में तो एक्सेप्ट रेड ये सभी कलर को कर देता है। इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर फोटोन, ये किस तरीके के फोटोन को भेज रहा है? सो लाइट का मतलब है, लाइट एक फोटोन है, पार्टिकल। लाइट क्या चीज है बताइए? पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? क्या पैकेट ऑफ एनर्जी है? बोलो। ये लाइट है। लाइट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स लाइक वेव। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटोन। और फोटोन हमारे जब पेड़ों पे पड़ता है तो उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जब फोटोन से हम फोटो खींचते हैं तो उसको कहते हैं फोटोग्राफी, और जो खींच के आती है उसको कहते हैं फोटोग्राफ। तो फोटोन से ही सब कुछ बना। अगर लाइट है तो हम उसको फोटोन कहेंगे, उसकी कितनी एनर्जी है, कैसे क्या करना है, उसको फोटोमेट्री कहेंगे, और बाकी सभी चीज़ें फोटो पर ही आधारित। सो इट रिफ्लेक्ट्स, ये किस कलर के फोटोन को? रेड एनर्जी के पैकेट को भेज रहा है, जो हमारी आंखों में पड़ रहा है रेटिना पे, और वहाँ सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो ब्रेन इंटरप्रेट कर ले रहा, पता चल रहा है कि लोगों की कमीज लाल है, इस तरीके से। एंड वी रिसीव रेड कलर and observe the object as red. Observe the object as red. The object which absorbs all colors looks black. जैसे इनकी ब्लैक है, इनकी पूरी ब्लैक नहीं, ब्लैक है, ये परफेक्ट ब्लैक है, साक्षी का ब्लैक, नेहा का ब्लैक है। So the object which absorbs all colors, जो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले, एंड रिफ्लेक्ट्स नथिंग, और कुछ भी ना वापस भेजे, रिफ्लेक्ट्स नथिंग, looks black. The object which absorbs nothing, जो कुछ भी न ले, जैसे सौम्या बहुत दानी हो, which absorbs, वैसे तो कहते हैं पंडित लेता कभी न देता, the object which absorbs nothing and reflects on all components of light, सभी कंपोनेंट करते हैं। लुक्स वाइट, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, अब देखो सोचती हूँ रियल में किस कलर का होगा। क्या चीज रियल कुछ नहीं होता, भाई इसने सारा है जो स्मूथ है और को कुछ भी ये नहीं कर रहा है, तो वास्तव में इसने रेड को नहीं लिया और सब कुछ ले लिया। इसका मतलब है कि ये वास्तव में जो इसकी रेड कमीज दिख रही वो रेड के अलावा सब कुछ है, क्योंकि सारे कलर तो ले रही, रेड ही नहीं ले रही। बट ये दुनिया ही विरोधाभास है, तो क्या करें। इसका पीछे कभी रंग भी रंगता है। अब जरा देखें, इतनी बात हो गई। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसे होते हैं कि प्रकाशित वस्तुएं और एक दूसरे से प्रकाशवान होती हैं, तो दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सब मैं बचपन में सोचा करती थी। ऑब्जेक्ट जैसे कहते नहीं है ल्यूमिनस, उसमें से रोशनी निकल रही है, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बनकर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, चमक रहा है सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। है बात कि नहीं? तो कौन चमक रहा है? इस जग का स्वामी। सूर्य में चमक रहा है, तारों में चमक रहा है,
आभा मंडल में चमक रहा है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? दोस ऑब्जेक्ट विच गेट एनलाइटेंड बाय देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि लिखें, सो which have their the objects which emit their own light, तो ये अपनी ही लाइट से प्रकाशित हो रहा है और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है। which emits, the object which emit their own light are called luminous object। जैसे स्टार, अगर मैंने स्टार बोल दिया तो सन उसी में आ गया है। कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारी चीजें होती हैं। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फायर भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड अदर इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो क्या होगा? non luminous object, the objects which do not emit light themselves, which do not emit light themselves but only reflect the light falling on it। ऐसे होते हैं कि वो उनमें अपनी लाइट नहीं है लेकिन ये बस रिफ्लेक्ट कर सकता है। बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट falling on it are called non-luminous object। We can see them in presence of luminous object। We can see them in presence of luminous object। ध्रुवांशी किसी चीज को देखने के लिए क्या तीन चीज चाहिए? किसी चीज को देखने के लिए लाइट, आंख और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। कभी कभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो खुद भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। सो नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। So, nature of light। Light has dual nature। साक्षी बताओ कौन कौन सा? अभी तो अंशिका को बता रही थी। So light has dual nature। रिफ्लेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। और तुमको नहीं पता था? इसके द्वैत प्रभाव हैं। द्वैतवाद जो दो है। डुअलिटी का क्या मतलब है कि एक होता है परमात्मा और एक प्रकृति। हम इन्हें अलग अलग देखें तो उसको कहते हैं द्वैतवाद। और अगर परमात्मा और प्रकृति को एक साथ एक ही माने तो इसे कहते हैं अद्वैतवाद। तो वेदांत के दो ही तो वाद हैं, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। दो अलग अलग माने, हम और परमात्मा अलग हैं तो द्वैतवाद हो गया। और हम ही परमात्मा है, सब में वो समाया है, हमसे होकर गुजर गया है, अहम ब्रह्मास्मि। ये एकेश्वरवाद है, अद्वैतवाद। समझ में आई बात? तो अब ये देखो, लाइट हैज डुअल नेचर। जैसा कि
हम सबको सृष्टि ने बताया, वन इज पार्टिकल नेचर एंड अदर इज वेव नेचर. सो वन इज पार्टिकल नेचर एंड अदर इज वेव नेचर. पार्टिकल नेचर देखो, light is packet of energy called photon. ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है पैकेट. कोई तो चाइनीज भी रख देते हैं. तो इसका मतलब है पैकेट. लाइक इट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी. अब जरा देखो कि ये एटम है जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था. और मान लीजिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में आ जाए तो यहाँ इसकी एनर्जी ज्यादा है कि यहाँ अंदर आने पे. बहुत अच्छी बात है. जैसे ही काफी सही कहा. बताओ अभी इस पेन की एनर्जी ज्यादा है कि अभी ऊपर, क्योंकि वहां पर उसके पास हायर पोटेंशियल एनर्जी mgh. और यहाँ पर जब भी कोई चीज किसी पर अट्रैक्ट होती है तो अपनी एनर्जी लूज कर देती है ना, पोटेंशियल एनर्जी. वो साउंड में या किसी ग्रेविटी में फ्रिक्शन में हो गई. तो बोलो यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ऊपर. तो अगर यहाँ है कोई इलेक्ट्रॉन और तुम इसे एनर्जी दे दो, बाहर से एक लाइट का ये फोटोन है, सन ने या किसी ने इसको एनर्जी दी थी, फोटोन ने. किसको? क्या इलेक्ट्रॉन को? तो बोलो क्या ये ऊपर चढ़ जाएगा? जैसे अंशिका का मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही हूँ, एक अमरूद खिला दो, कोई खा लिया, एक सीढ़ी चढ़ गई. तो खा के सीढ़ी चढ़ी ना, उतरने के लिए कोई अमरूद थोड़ी ना मांगेगा. सीढ़ी से उतरने के लिए तुम्हें अमरूद आम चाहिए कि चढ़ने के लिए? जब फोटोन लेकिन तो इलेक्ट्रॉन when you go to higher orbit, you require energy, and when you move from higher orbit to lower orbit, you lose energy. जैसे पेन ये गिरे तो पेन गिरने पे क्या हो, साउंड आ गया, तो इसने अपनी एनर्जी लूज की ना, वही तो साउंड और फ्रिक्शन और दूसरी चीजों में बदली. तो जब इस पे फोटोन पड़ेगा तो क्या ये हायर ऑर्बिट पे जाएगा? और ये अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो क्या उतने ही अमाउंट का फोटोन निकाल लेगा? मतलब लाइट डालो किसी चीज पे टॉर्च, तो उसके इलेक्ट्रॉन अंदर की ऑर्बिट से बाहर चले जाएंगे. और लाइट हटा दो तो क्या हो जाएंगे? बाहर की ऑर्बिट से अंदर. समझ में आ गई बात की नहीं? तो लाइट पड़ने पर सुनिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स लाइट, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तो फोटोन ये है. फोटोन क्या होता है? जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करे. कहाँ एक्सिलरेट करे? इसी के अंदर तो आगे पीछे हो रहा है और सन में भी हो रहा है. तो ये आपको 9th में जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ाई गई. देन इट एमिट्स लाइट. लाइट कैसे पैदा होती है? इट रेडिएट्स एनर्जी पढ़ाई थी कि नहीं जब रदरफोर्ड थ्योरी का खंडन किया था? क्या पढ़ा था बताओ? व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट्स इट रेडिएट्स लाइट. क्या वहां ये नहीं पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सिलरेट करता है तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा और धीरे धीरे, ये सेंटर है, तो ये धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करते 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 खत्म हो जाएगी, इसी में गिर जाएगा. तो लूज करेगा तो पास आएगा कि दूर जाएगा? क्योंकि पास आने में कम एनर्जी है कि ज्यादा? कम है कि नहीं? तो ये किसकी थ्योरी है? ये मैक्सवेल की थ्योरी. तो जेम्स मैक्सवेल ने क्या कहा बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. अभी मैं बता रहा हूं. सो देखो, जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी कहती है when charged particle accelerates, these emit radiations. These वो क्या करेंगे? emit radiation in form of
एमिट रेडिएशन करते हैं फोटोन। देख लो, अब जरा देखो कि अगर मान लीजिए सन में बहुत ज्यादा इनकैंडिसेंसी है, 10⁷ टेम्परेचर है सन का अंदर का, कोर का, और बाहर जो आउटर है वो उसका 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सन में ये है सन, तो सन के अंदर 10⁷ केल्विन है, और जो क्रोमोस्फीयर है जिसे तुम देख पाते हो ये कोर है सन का, और ये क्या है बताइए, क्रोमोस्फीयर जो उसका आभा मंडल है। तो अब यहाँ पर पार्टिकल बहुत तेजी से, हमने बताया भाई ये प्लाज्मा है, इतनी सारी एनर्जी होगी, क्या इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रह पाएगा? वो छिटक छिटक के भाग गया, वहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं न्यूक्लियस में है ही नहीं, यही तो प्लाज्मा स्टेट है। जिस एटम से सभी इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए हों उस स्टेट को क्या कहते हैं? सिर्फ न्यूक्लियस बचा, इलेक्ट्रॉन भाग गए, तो उसी के फ्लेयर सोलर फ्लेयर कहलाते हैं, सन से निकलते हैं। तो अब जब इसके अंदर चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा, कुछ भी हो, चलो इलेक्ट्रॉन ही निकल के भाग रहा है ऊपर नीचे, तो ये क्या करेगा बताओ? एनर्जी। व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट, तो वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे खो देगा। तो वो जब खोएगा, यही थ्योरी है, तो वो किस फॉर्म में खोएगा बोलो? ये एनर्जी है, दिस इज फोटोन। ये क्या है बताइए? पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड इट ट्रेवल्स लाइक, ये किस तरीके से ट्रेवल करेगा? वेव। तो जो लाइट है वो वास्तव में पार्टिकल है, जन्म एक पार्टिकल की तरह होती है, चलती एक वेव की तरह है, और अगर इसने किसी मटेरियल बॉडी से एनकाउंटर कर लिया तो क्या वहां एक एटम होगा, और उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको जब ये अपनी एनर्जी दे देगी तो ये क्या कहेगी? कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपनी सब कुछ एनर्जी दे देगी, और यही इसकी मृत्यु एक पार्टिकल की तरह होगी, 1-to-1 ट्रांसफर। जैसे एक को दे तो वो पार्टिकल हुआ कि नहीं? और वेव क्या होती है? जैसे इस कमरे में वेव है तो वेव सबको देगी। वेव एक जगह लोकलाइज तो होती नहीं। वेव्स कैसी होती हैं? जैसे गिटार की वेव है, तो क्या मेरी आवाज किसी ईशान को जा रही कि सबको जा रही है? साउंड वेव सबको होती है, लेकिन 1-to-1 ट्रांसफर हो, ये पार्टिकल का नेचर है। तो बोलो ये फेमस क्यूट क्या कहा गया है? फोटॉन जन्म कण के रूप में लेता है, चलता तरंग के तौर पर है, और मृत्यु कण के तौर पर होती है। फोटॉन टेक्स बर्थ एज ए पार्टिकल, मूव्स एज एंड डाइज एज। तो इसके डुअल नेचर हुए कि पार्टिकल के तौर पर जन्म हुआ। कब जन्म हुआ? जब यहाँ पे क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन। तो धीरे धीरे ये ऑसिलेशन कम पड़ जाएंगे, जैसे यहाँ रदरफोर्ड के में होता, धीरे धीरे उसी में गिर गया तो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन इससे क्या निकलेगा बताओ? इससे वेव निकलेगी। तो वैसे भी तुम रस्सी को ऐसे ऐसे करो तो क्या छटकती नहीं है, उसकी जो रिपल्स बनती हैं, तो वैसे इसकी वेव्स चलेंगी, और वो यहाँ पर ऑसिलेशन से आगे बढ़ते, वही पैकेट चल रहा है। कभी तुमने रात में लकड़ियों को जलते देखा है शिमला में? तो उसमें से छिटक छिटक के ऐसे ऐसे निकलते हैं लकड़ी के पार्टिकल, और थोड़ी देर जाकर के विलुप्त हो जाते हैं, नहीं देखा? तो लगभग वैसा ही फोटॉन का रूप है। तो क्या बताया गया पार्टिकल नेचर में? लाइट इज पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन, और इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, सेंटेंस पूरा करो। लाइट एक ऊर्जा का पैकेट है, जैसे दूध का पैकेट होता है अमूल का, तो ऊर्जा का पैकेट है। Which travels in wave? इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, Electron accelerate. सही बात है, चार्ज पार्टिकल, Then it radiates energy. कोई भी चार्ज पार्टिकल। सो इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल, देखो इस बात को, इट इज produced when charge particle accelerates। वैसे ही आपके बुक में पहले पेज में थोड़ा सा लिखा है डुअल नेचर, लेकिन मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूं। तो डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर समझ में आ गया। अब दूसरा नेचर देखो, वेव नेचर। सो फोटॉन, फोटॉन ही क्या है? लाइट है। फोटॉन ही तो लाइट है। मूव्स एज वेव। कैसे मूव करता है? Wave. मूव
moves as वो जो wave. चार्ज पार्टिकल जो है जो एक्सेलरेट करता है वो ये फोटॉन ही है? नहीं, ये जो फोटोन है बस इसमें एनर्जी है, इसमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी है, 1.667 into 10 to the power minus 34 जूल एनर्जी। जूल तो पढ़ाई है तुमने छोटी क्लासेस में, तो कितनी एनर्जी इस फोटोन में होगी, बस अच्छा। बहुत थोड़ी सी एनर्जी है। तो अभी हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम चीज़ों को सरल ही रखेंगे। बस ये फोटोन, इसमें थोड़ी सी एनर्जी है और ये न्यूट्रल है, इसे मर भी जाना है, क्योंकि चार्ज जो होता है, चार्ज तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो इससे इसमें चार्ज थोड़ी ना आ जाएगा, बस एनर्जी रेडिएट होगी। क्या तुम ऐसा सोच रही हो कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें गिरेगा तो इसका चार्ज कम हो जाएगा? चार्ज थोड़ी ना कम होगा, वो तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम भी रहेगा। कि जब रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो अल्टीमेटली कम हो जाएगा चार्ज, सिर्फ उसकी एनर्जी कम होगी, वही एनर्जी रेडिएट हो रही। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से फोटोन मूव्स एज वेव, सो लाइट हैज वेव नेचर आल्सो। वो कैसे मूव कर रहा है? सो लाइट हैज वेव नेचर आल्सो। और फेमस कीवर्ड भी लिख लीजिए कि फोटोन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट। यानी अगर आपको लाइट का सबसे छोटा कण चाहिए तो वो क्या है? फोटॉन। फोटोन। फोटॉन से छोटा भी है क्या कोई? नहीं, फोटोन ही लाइट है। अब फोटोन के बंच कर दो, फोटोन जो चल रहा है वो रे है, अब बहुत सारे फोटोन चल दिए तो बीम है। जैसे वो कहते हैं नहीं, लेजर बीम, तो उसमें बहुत सारे फोटोन चल दिए, नहीं होता 10 रुपए का मिलता है। अब एक चला तो क्या होगा? रे। एक फोटोन के चलने की दिशा वो क्या कहोगे? रे। अब बहुत फोटोन चल दिए एक ही डायरेक्शन में, तब बीम। अब देखो, फोटोन टेक्स बर्थ एज पार्टिकल। देखो, फोटोन इज स्मॉलेस्ट unit of light. Photon takes birth as particle, travels as wave, and when it interacts submaterial तो अपनी एनर्जी ये हैंड ओवर कर देगा। और ये 1-to-1 ट्रांसफर है, वन से मैनी ट्रांसफर नहीं है, ठीक है कि नहीं? सो एक होता है स्प्रिंकलर, होता है पानी देने वाला पौधों में, उसमें बहुत जालियां बनी होती हैं, छेद होता है, तो सब पौधों को पानी दे। और एक होता है उसमें एक ही बनाओ छेद, एक ही को दे, तो ये 1-to-1 ट्रांसफर, ठीक है? सो एंड व्हेन इट इंटरैक्ट्स, some material। सर, हाँ बोलो। चार्ज पार्टिकल तो खाली फोटॉन के फॉर्म में लाइक, चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट करेगा तो वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज कर देगा और फिर रुक जाएगा। तो फोटॉन के फॉर्म में खाली एनर्जी होती है। हाँ, एनर्जी फोटोन के फॉर्म में करेगा, और चार्ज के मूव करने से वो चार्ज क्या इलेक्ट्रिक है? चार्ज है क्या? तो उसके मूव करने से आसपास के जो चार्ज होंगे क्या उनमें भी फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है। जैसे एक तुम्हारे पास यहाँ पर ये प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो बोलो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये प्रोटॉन यहाँ पहुंचेगा तो इस पर इधर की ओर अट्रैक्शन आएगा कि नहीं? और ये इधर पहुंच जाए तो इधर अट्रैक्शन आएगा, तो क्या इस पर एक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रही? उसके मूव करने से बाकी चार्ज में क्या अंतर नहीं पड़ रहा है? वहां पर होने से क्या होगा कि बाकी चार्ज भी फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि इसको कहते हैं प्लस और माइनस चार्जेस के बीच में भी तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है कि नहीं? तो इस वजह से इसका नाम है वेव, क्योंकि कभी ऊपर जाना चाहता है कभी नीचे, तो फ्लक्चुएशन एक वेवी फॉर्म में हो रहा है कि नहीं? तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिक वेव कहना चाहिए। फिर आप कहोगे मैग्नेटिक क्यों कहा गया है? जब भी करंट चलती हो, एक्सिलरेट करे, करंट एक्सिलरेट करे या चार्ज एक्सिलरेट करे तो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है, वो भी चैप्टर है तुम्हारे में, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम पढ़ेंगे इसी साइंस में, फिजिक्स में ही दिया है।
यानी अगर चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल सिंपल चलता रहे, जैसे बैटरी लगाई चलता है, तब मैग्नेटिज्म नहीं है। और ये वाला चार्ज जो इसमें चल रहा है, ये प्लस माइनस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तब तक फिर माइनस हो जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। इसमें चार्ज ऐसे ऐसे चल रहा है, एक एसी करंट होती है और एक कैसी होती है, डीसी करंट। यानी इसके अंदर चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है। तो चार्ज के एक्सिलरेशन करने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी एक्सिलरेट कर रहा है। प्रोटॉन एक्सिलरेट करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी तो अट्रैक्ट हो रहा है उससे, और साथ में इसके मूव करने से यहाँ मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ तुम लोहा या कुछ रख दो तो वो भी गेट अट्रैक्टेड हो जाए। समझ में आई बात की नहीं? ये प्रयोग भी हम करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और उससे हम बाहर बगल में रखे हुए कंपास को डिफ्लेक्ट करके दिखाएंगे। एक बार फिर से बता। फिर से समझो, आप अपना पेज नंबर खोलो, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में ही हैं। ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ देखो। नहीं, ऑर्स्टेड ये देखो मैग्नेटिक, दैट इज, ये कौन है? पेज नंबर 195 पेज निकालो। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि चार्ज पार्टिकल चलेगा तो बगल में उसे ऑन ऑफ करो, तो बगल में कंपास जो रखा है, ये कंपास ये है चैप्टर पर, ये देखो। समझ में आई बात कि नहीं? तो इधर बात समझो, चार्ज के चलने से इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा, और कैसा होगा? चार्ज के एक्सीलरेट करने से दोनों इफेक्ट चारों तरफ हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए जो इस थ्योरी का नाम क्या रख दिया गया? जेम्स मैक्सवेल की, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेव भी है और मैग्नेटिक वेव भी हो गई क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कोई पूछे लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सन पे वहां ऐसे ऐसे हिल रहा है सब, और यहाँ पर जो आउटर है एक्सोस्फीयर, अंदर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर के सब इलेक्ट्रॉन वहां सन पे हिल रहा है, और यहाँ सब छिटके पड़े हैं, सब आयनोस्फीयर, नाम ही रख दिया आयनोस्फीयर, सब इलेक्ट्रॉन ही बाहर हो गए। सन कितना दूर है? 14,88,00,000 किलोमीटर। वहां इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, और धरती की हालत खराब है। वहां का आयनोस्फीयर, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बताओ? छिटक गए, और छिटक के क्या वो फिर से मिले अंदर जाके थर्मोस्फीयर में। भाई एक बार बाहर निकल जाएंगे तो क्या मिलेंगे? नहीं, वहां नहीं मिलेंगे, अंदर आके मिलेंगे। वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा। जरा ये देखो, ये अर्थ का सबसे, अर्थ में सबसे नीचे कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर। उससे ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। फिर उसके ऊपर थर्मोस्फीयर है, ये मेसोस्फीयर, ये सब एटमॉस्फेयर, और इट इज आयनोस्फीयर। बहुत ऊपर चले गए तो एक्सोस्फीयर। ये 500 किलोमीटर की बेल्ट है। अच्छा, अब देखो, जो सन से रे आई, चार्ज पार्टिकल सन पे एक्सीलरेट हुआ, तो बोलो यहाँ पर क्या हुआ? फोटॉन आया। सारे इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन छिटक गए, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके कंबाइन किए? बोलो। थर्मोस्फीयर। बोले अब हम आपकी कक्षा में आते हैं, वो अंदर आ गए, क्योंकि वहां पे एनर्जी धीमी पड़ गई। तो जब वो अंदर आए तो क्या उनसे हीट निकली? भाई इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो क्या फोटोन रेडिएट नहीं करेंगे? यहाँ नहीं दिखाया, इतनी हीट निकली, 500 डिग्री टेम्परेचर हो गया, कल्पना चावला यहीं मर गए, यहीं उनका गास्केट पिघल गया। बोले थर्मोस्फीयर से गुजर जाए तो गुजर जाए, बेचारी गुजर ही नहीं पाए। समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बोलो अलग कहाँ होते हैं? आयनोस्फीयर में। और वापस मिलते कहाँ हैं? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमारी एटमॉस्फेरिक बेल्ट का कहाँ पे है? थर्मोस्फीयर। और ये सब किसकी वजह से होता है? क्या सन में होने वाले जो चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेशन की वजह से? तो वहां से यहाँ वेवी नेचर मिला भी नहीं, तो इस वजह से इसका नाम क्या है? जो है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या चीज है? इलेक्ट्रो, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक वेव नेचर भी है। इसके यहाँ चार्ज पार्टिकल के होने से वहां पर भी तो वेव जैसा उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछा जाए, एमसीक्यू है, तो बताओ लाइट क्या है, तो कह देना ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
wave. And what is the Maxwell's theory? James Maxwell's theory क्या है? It radiates energy. Photon के बारे में famous quote क्या है? Photons take birth as a particle, moves as a wave and ends as a particle. Ends as a particle. Light का dual nature क्या है? Particle nature और wave nature. इतना ही समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। अभी तक जितना समझा है। सर तो सन पे लाइक वहीं पे रह के जो हिल रहा है उससे इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो वहां पर हिल रहा है, तो सन में से पर सेकंड 6000 किलोग्राम सन हल्का हो रहा है। हर सेकंड में इतना बर्न हो जा रहा है, केजी पर सेकंड। गेन कुछ नहीं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन की थ्योरी के। इतना मास खत्म हुआ और वो फोटोन में बदल गया, इतना। और जिस समय सन की ग्रेविटी क्या हो जाएगी भाई, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो फिर उसकी गैसेस फिर उसके अट्रैक्शन में रह पाएंगे। जैसे कहीं पर आप देखते हो तारा बड़ा हो रहा है, अचानक टूट रहा है, तो मम्मी से पूछते हो मम्मी ये क्या है? कहती हैं बेटा ये सुपरनोवा है, कि अल्टीमेटली वो एक तारा मर रहा है। तो वो जब सन की ग्रेविटी इतनी कम हो जाएगी तो उसकी सारी गैसेस फैल जाएंगी, सारे प्लैनेट को निगल जाएंगे। अब प्लैनेट को निगल जाएंगी तो पीछे वैक्यूम छोड़ जाएंगी। क्या छोड़ जाएंगी? फिर उसे भरने के लिए फिर वापस चलेंगी, लेकिन इतनी तेजी से कोलैप्स करेंगी कि अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाएंगी और ब्लैक होल बन जाएगा सिंगल। और फिर वो बड़े बड़ी गैलेक्सी को भी निगल लेंगी, मिल्की वेव को निगल लिया, आप दूसरी अल्फा संचारी आ जाओ, दूसरी आ जाओ, दसियों को निगल लेंगी। वो खतरनाक है। अल्टीमेटली पूरे ब्रह्मांड को, जिसमें 50 मिलियन गैलेक्सी, उसको भी निगल लेंगे, फिर कई ब्रह्मांडों को भी निगल लेंगे। ऐसे कई ब्लैक होल्स। बचेगा क्या? तो और भी कुछ होगा, ठीक है कि नहीं? वही कहते हैं कि ब्रह्मांड का सृजन बिंदु से हुआ है, बिग बैंग थ्योरी, वो भी आइंस्टीन की दी हुई है, और फिर से अंत बिंदु में होगा। भगवान की नहीं कहा भी गया, अणु रणियान में तो महियान, अणु से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा। ऐसे वेट कम है धरती तो खैर हमें उन सब चीजों से क्या लेना, हमारा तो मतलब है कि नेचर ऑफ लाइट, लाइट के दो नेचर है, वो कौन कौन से हैं? दैट इज पार्टिकल एंड वेव। चलो इतनी बात समझ में आ गई? ये हमने लिख दिया कहीं कि नहीं कि ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई लाइन इस पेज की इंपॉर्टेंट नहीं। देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना पड़ता है ना, कि अगर टीचर पूछ ले तो आपका अपर हैंड तो है, ऐसे ब्लाइंड आई ना रहो, बता सको दो चार बातें। लास्ट वाला छोड़ देते। अब देखो, तो ये आप लिख लें कि लाइट के दो नेचर हैं। अब जरा देखो, ऐसा नहीं है कि ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 10th की बुक में भी है, इट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या लिखा है? डुअल प्रॉपर्टी, वेव्स एंड पार्टिकल। तो आपको दोनों समझ में तो आ गया ना? आना भी चाहिए, मुझे एक क्लास बुक से में पता लिखा है नहीं इसका क्या डुअल नेचर, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि नहीं बताएं आपको, तो मुझे बताना पड़ेगा। मतलब एक क्लास से सोचती थी लाइट है क्या, ऐसा दिमाग घूमता था इसको देखते ही। पूरा बताएंगे, हमें अपने धंधे के साथ ईमानदारी करनी है, बेईमानी नहीं कर सकते। ये सब आपके बुक में यहाँ लिखा है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, इतना है, वो हमने आपको सरल भाषा में बता दिया। अब हम आगे बढ़ें, कुछ मिटा दें? नहीं, लास्ट वाला नहीं मिटा मैं, 2 लाइन। चलो ना, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो अब जरा देखो कि पाथ ऑफ फोटोन इज कॉल्ड रे। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि हम उस वेवलेंथ को देख ही नहीं पाते। इसकी वेवलेंथ 10⁻⁻7 मीटर है, या ये कह सकते हो अगर मिलीमीटर में कहो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ? 1000 से करो जरा, -4 mm, और या फिर 1/10,000 mm। देख पाओगे? 1 mm के और 10,000 टुकड़े कर दो। 1 mm तो जानते हो, उतना छोटा अगर एक वेव होगा देख पाओगे? तो उससे अच्छा का तो सीधी चल रही। तो हम इसका वेव नेचर समझ पाएंगे क्या? भले ही ये वेव की तरह चल रही हो,
बट वी परसीव इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। हम ऐसे नहीं सोचते कि फोटोन ऐसे ऐसे जा रहा है, क्योंकि वो इतना छोटा छोटा जा रहा है। लॉन्गिट्यूडनल। देखो जा रहा है, लेकिन उसके वेव के बीच में गैप इतना कम है कि तुम उस गैप को देख ही नहीं सकते, वो इतना गैप। इसकी वेव लेंथ कितनी है? तो लगेगा सीधा ही जा रहा है, मैं जान नहीं भाई रही। इतना कम ये वेव लेंथ है। ये क्या है बताइए इसकी वेव लेंथ। क्या वेव लेंथ आप लोग जानते हो साउंड में? हाँ। ये होती है वेव लेंथ। तो वेव लेंथ अगर इतनी कम हो तो क्या आप उसका वेव नेचर को कभी देख पाओगे? बिना माइक्रोस्कोप के कुछ नहीं देख पाओगे। तो इस तरीके से ये फोटोन है। देखो वी परसीव दैट दो इट इज हैविंग वेव नेचर, बट वी परसीव दैट लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यू टू लिमिटेशंस और जो भी कंस्ट्रेंट्स ऑफ आवर आईज। हमारी आंखों के भी कुछ सीमाएं हैं और हम उतना नहीं देख पाते। तो बाकी एनिमल्स? बाकी एनिमल कभी यही खा ले जैसे हम एनिमल्स खा। सो दो लाइट मूव्स एज वेव, बट ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ आवर आई, कल स्कूल खुला है ना? So, but due to limitations of our eye, we can perceive. We only perceive. हम इसे प्रतीत कर पाते हैं as ray। हम इसे कैसे समझते हैं? As it travels in straight line path। straight line path हम इसे ऐसे ही समझ पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं सो इट इज कंसीडर्ड दैट। हम जब आगे की क्लास में चलेंगे तो लाइट एक नहीं रहेगी, एक रे ऑप्टिक्स रहेगी और एक वेव ऑप्टिक्स रहेगी। उसके 10 इफेक्ट्स वेव ऑप्टिक्स के हैं और 10 इफेक्ट्स रे ऑप्टिक्स के हैं। अभी आपका ये प्रेजेंट चैप्टर रे ऑप्टिक्स का है और अगला वेव ऑप्टिक्स का, वहां हम वेव पढ़ेंगे, तब बात करना। लाइट के 2 चैप्टर आपकी बुक में दिए हैं कि अवर आई एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड। समझ में आया? तो अभी जो समझ में आई बात की नहीं, तो अभी आप क्या पढ़ने जा रहे हो? रे ऑप्टिक्स। और अगला चैप्टर क्या होगा? वो पूरा वेव ऑप्टिक्स है। सो नाउ लाइट या ऑप्टिक्स हैज 2 ब्रांचेस। देखो लाइट चैप्टर हैज 2 ब्रांचेस। ऑप्टिका का मतलब क्या होता है हमें? कल एटिमोलॉजी ऑफ ऑप्टिक्स। एटिमोलॉजी ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है ऑप्टिशियन। सीन, जो जिससे हम कोई चीज, ऑप्टिक्स का मतलब है सीन। देख लो, बात नहीं करो। ऑप्टिक्स इसका मतलब होता है सीन। तो हम कुछ देख रहे हैं, वही तो ऑप्टिक्स हुआ। ठीक है कि नहीं? हैज 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी हैं बताइए? ऑप्टिक्स। और सेकंड क्या है? वेव ऑप्टिक्स। तो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कि लाइट के कुल 12 प्रभाव हैं। तो 6 प्रभाव इस चैप्टर में हमें देख लेने चाहिए, 6 अगले चैप्टर में देखना चाहिए। लेकिन चूंकि आप छोटी क्लास में हैं तो रे ऑप्टिक्स में हम आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ही पढ़ाएंगे। ठीक है? और ये चैप्टर नंबर 10 है। 9 है? एक चैप्टर कम हो गया। चलो सर वो पीरियोडिक टेबल वाला गया। ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि डिस्पर्सन। प्रिज्म से देखा है कोई चीज, उसके कई कई कलर में बदल जाता है। प्रिज्म में नहीं होता, व्हाइट लाइट पड़ती है और अलग अलग कलर पे है, उसको डिस्पर्सन कहते हैं।
और दूसरी चीज देखेंगे स्कैटरिंग। जैसे हम यहां से देखें तो हमारा स्काई ब्लू है, लेकिन स्पेस में चले जाओ तो काला है, तो ये स्कैटरिंग हो रही है। ये दोनों इफेक्ट हम वहां देखें, समझ में आया? 4 ही इफेक्ट देखे। ओके, तो लेट अस नाउ सी इट। व्हाट इज रे? इन रे ऑप्टिक्स, अब हम रे ऑप्टिक्स नहीं है, समझ में आया? तो रे की बात कर रहे हैं। पाथ ऑफ फोटोन is called ray. When it is considered as a straight line is called ray. So path of photon when considered as a straight line is called ray. तो जैसे मान लीजिए कि ये सन है, तो सन से ये जो निकला, इसमें वेव मत बनाना कभी भी, इसको कहेंगे रे। एक को क्या कहोगे? मतलब पाथ, इसका जो भी पाथ होगा उसे क्या कहेंगे? रे। और अगर मान लो एक बहुत ग्रुप हो जाए तो उसे क्या कहें? तब बीम कह दें। ग्रुप ऑफ फोटॉन्स अगर एक साथ बने तब क्या कहला? बीम कहला। मान लो जैसे ये, तो ये बीम हो गया, देखा है कि नहीं? ये बीम हो गई। एक बीम है, एक ही में मिलियंस हैं। रे समझ में आ गए कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड मूव्स अप टू इंफिनिटी। रे तो यही होता है ना, लाइन सेगमेंट। और रे पढ़ा है कि नहीं लाइन में? तो ये रे है। इस रे में बहुत सारे फोटॉन होते हैं। रे में एक फोटोन होता है, एक फोटोन ही चले तो रे। लिखा नहीं है पाथ ऑफ वन फोटोन? उसमें सिर्फ एक फोटॉन चला था। नहीं, वो बीम है, 3 बीम है। अच्छा। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन पॉइंट एंड मूव्स। सर रे तब होगा जब एक ही फोटोन होगा ना? हाँ, इन वन डायरेक्शन इनफाइनाइटली अंटिल इट एनकाउंटर्स एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इन वन डायरेक्शन अंटिल इट। हाँ, रे जो है वो फोटोन, एक फोटोन चले तो वो रे है। एक फोटोन के चलने का रास्ता यदि वो एक स्ट्रेट लाइन माना जाए तो रे है। और मतलब बहुत सारे फोटोन चले तो, बहुत सारे फोटोन चले तो बीम। तो बीम है। चाहे मतलब बहुत जो एक सिंगल रे है, हाँ। जैसे आपने इधर ये 4 वो बनाए हैं, तो ये पूरा एक साथ रे बोला जाएगा। सर ये बीम है, अब ये चारों मिला दो तो ये क्या हो गया? बीम। ये डाइवर्जिंग बीम है। अब बीम भी 3 तरीके के हैं, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम और कन्वर्जिंग बीम। वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है? सर हाँ। मैं पूछ रही थी रे और वेव में फर्क क्या है? रे और वेव में, जब लाइट को हम ये सोचते हैं हम कि वो सीधी रेखा में चल रहा है, हम उसका ये इग्नोर कर देते हैं वेव नेचर, और बोलते हैं लाइट तो सीधी ही चलती है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या मान लिया जाए? रे ऑप्टिक्स। क्योंकि एक चीज से रिफ्लेक्ट हुई वहां गई, हम उसके वेव नेचर को कंसीडर नहीं करते क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं, हम आंखों से देख रहे हैं। तो लाइट को जब ये माना जाए ये वेव ना माने, व्हेन वी इग्नोर इट्स वेव नेचर देन, क्योंकि लाइट के डुअल नेचर तो है ही है, तो हम उसे सिर्फ पार्टिकल माने कि पार्टिकल फेंका गया है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो की एनर्जी का पार्टिकल चल रहा है, फोटोन चल रहा है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो क्या बताया गया? रे क्या है? पाथ ऑफ फोटोन इज ए रे व्हेन वी इग्नोर इट्स वेव नेचर। तो अगर बहुत सिंपल लिखना है तो पाथ ऑफ फोटोन इज रे। कितना? अब जरा देखो, बीम क्या है? ग्रुप ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। ये रे है, अगर इसका इग्नोर कर दिया तो रे हुआ कि नहीं हुआ?
और ग्रुप ऑफ रेस को क्या कहोगे? ग्रुप ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। ये किरण पुंज है और वो सिर्फ किरण है। रे लिख दिया है कि नहीं? ये किरण है, सूर्य किरण। इसी को रश्मि भी कहा जाता है, रश्मि रति, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अच्छा, बीम तो समझ में आ गया। तो बहुत सारे बीम तो तुमने देख ली, इट इज ऑफ ऐसे है, तो बोलो ये बीम हो गई कि नहीं? ये तो इसे क्या कहेंगे? बीम इज ऑफ 3 टाइप्स। तो अगर मान लो ये फैल रही है तो डाइवर्जिंग बीम है, किसी एक पॉइंट से फैले तो क्या कहेंगे? और एक पॉइंट पे आ जाए तो क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग बीम। तो बीम इज ऑफ 3 टाइप्स, अभी करके दिखाएंगे। एक पैरेलल बीम, एक डाइवर्जिंग बीम और एक कन्वर्जिंग बीम। देखो, बीम इज ऑफ 3 टाइप्स। पैरेलल बीम्स। पैरेलल बीम का मतलब क्या होगा? इफ रेज व्हाइल ट्रेवलिंग, ठीक है, आर इक्विडिस्टेंट रहे, आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, और उनके बीच की क्या डिस्टेंस भी समान रहे, तो उसे क्या कहेंगे? पैरेलल बीम्स। इफ ऑल रेज आर मूविंग in one direction and are equispaced, वैसे एक डायरेक्शन में चलेंगी तो equispaced ही रहेगा, उनके बीच में फिर वो गुंजाइश क्या रहेगी? पैरेलल तो कोई भी चीज चल रही तो उनके बीच की क्या डिस्टेंस समान नहीं रहेगी, तो उसे क्या कहेंगे? पैरेलल बीम। तो ये कौन सी बीम है बताओ? पैरेलल बीम। और दूसरी क्या कौन सी बीम है? दैट इज इक्विडिस्टेंट, इक्विस्पेस। तो दूसरा है डाइवर्जिंग बीम। इफ ग्रुप ऑफ रेज while traveling move apart, एक दूसरे से दूर होती जाए, तो उसे क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग बीम। और converging beam, if group of rays while traveling moves closer, अगर मान लो एक दूसरे के पास आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग बीम कह देंगे। जैसे कि ये, तो ये देखिए, तो मान लीजिए कि हमने इस पे लाइट डाली, तो अब इस पे लाइट जो पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी, तो हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हुई, तो ये तो रिफ्लेक्शन है, मैं रिफ्लेक्शन से नहीं मतलब है, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ ये पैरेलल बीम है, जाते समय भी पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल है। ये देखो, समझ में आया? ये अभिषेक आप भी देखो, ये रे जा रही है और ये लौट रही है, तो
लौटते समय भी पैरेलल है, ठीक है। अब देखो कि मान लीजिए इसके पास ऐसे रख दिया जाए, तो अब ये वापसी में क्या हो गया, सब मिल जाएंगी, ठीक है। अगर ना थोड़ा सा मिले कर्व है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे, ये मर्जी का। ये देखो, ये तो अगर इससे निकलने के बाद कहीं आपको मिलती हुई दिख रही, ये तो पहले दिखा है। तो ये कौन सी बीम हुई, जरा देखें आप लोग। मान लो इससे टकराने के बाद अभी लाइट ऑफ करनी पड़ेगी, चलो। जैसे ये देखो, एक लाइट ही चली, ये कहीं कन्वर्ज हो रही है, ये देखो हो रही ना, तो ये कैसी बीम है, कन्वर्जिंग बीम हो गई, सही है। अब हम डाइवर्जिंग देखें, Let us see diverging. Now, ये देखिए, तो डाइवर्ज क्या करें, इस पे अगर गिरे और फैल जाए तो फैलती हुई दिख रही है, दूर जा रही है, तो ऐसी बीम जो दूर जाए डाइवर्जिंग है। समझ में आ गई बात। कई बार ऐसे भी होता है, ये तो हमने रिफ्लेक्शन आपको दिखाया, लेकिन कभी कभी एक लेंस भी होते हैं, तो लेंस भी ऐसा काम करेगा। जो लेंस रेस को पास ला दे उसे क्या कहें, क्या कन्वर्जिंग लेंस, भाई जैसे पास ले आए तो उसे क्या कहेंगे, देखो ला रहा है, रबलीन आपको दिख रहा है, अभिषेक वीडियो में नहीं दिख रहा, पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अरे तो वीडियो में ही नहीं है दोनों, चल आपने हटाई दी है, नहीं तो हटी है, चलो। अब कुछ ऐसे लेंस होंगे जो क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। ये देखो लाइट पड़े और देखो ये क्या कर रहे हैं, पर्दे में देखो, ये देखो ये चश्मे में ये फैल रहे हैं, तो जो लेंस ऐसा कर दें, भाई ये ऐसा नहीं है, ये लेजर है, अगर तुम यही मिरर चांद पे रखो तो चांद से लौट करके आता है, इसीलिए 10 रुपए का मिलता है। अगर मान लो चांद पे भी रखा वहां मिरर है तो वहां जाएगा और लौट के भी आएगा, इसका नाम इसीलिए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, नहीं रखा गया है लेजर, सही है। तो अब हम लोगों ने 3 तरीके की बीम देख ली, अब भी काला ही है। अब देखिए ना, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। अगला क्या है बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, when light falls on a smooth shiny surface then it bounces back in same medium, और इस चीज को क्या कहते हैं, परावर्तन। so when light falls, तो हमने मिरर में भी तो डाल के दिखाया था आप लोगों को, तो अब फिर बहुत सारे मिरर हैं, ये सब मिरर ही मिरर तो हैं। सो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, when light falls, किस पे गिरे, on some shiny smooth surface, light falls on, क्या light falls on, files on
some shiny smooth surface, then तब क्या होगा? Then it bounces back in same medium, उसी मीडियम में लौट आएगी. This is called reflection. ये देखो कि अगर कहीं किसी पर गिरे और उसी मीडियम में लौट आए तो उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे. जैसे हमने बॉल फेंकी तो बॉल फेंकने पे क्या होगा कि यहाँ टकराएगी और यहाँ लौट आएगी, ऐसा होगा कि नहीं? तो शाइनी स्मूथ सरफेस होगा तो वो सारे के सारे आपको वापस कर देगी, क्योंकि शाइनी सरफेस है. तो वो शाइनी सरफेस में लाइट गई और यहाँ वापस आ गई. तो ये कुछ ना कुछ लॉ को भी फॉलो करती है. ये मिरर हो गया. मिरर के पीछे में हमने क्या किया है कि सिल्वर की कोटिंग कर दी, और सिल्वर की कोटिंग करने के बाद पेंट लगा दिया कि भाई उसकी कोटिंग निकले ना. तो ये इसकी पेंटेड सरफेस है और ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. सो द ऑब्जेक्ट which reflects which bounces back all the lights falling on it is called mirror. उसे क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे. So the object, ठीक है कि नहीं? So reflect कर दे तो which reflects all the lights falling on it, उसे क्या कहेंगे? तो मिरर क्या है? It is shiny. ये shiny स्मूथ भी होगा और कैसा होगा? क्या प्लेन सरफेस भी होगी? ठीक है, स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑल लाइट. फॉलिंग ऑन इट, इस पे जितनी भी लाइट गिरे उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, तो उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन रिपीट करो अंशिका. When light falls on some surface and shiny object, then it bounces back in same medium, and this is called reflection. एक बार आप When the light falls on a shiny smooth surface and it bounces back in same medium, this is called reflection. This is called reflection. Yeah. So what is regular reflection and what is irregular reflection? जिसमें रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो. बहुत अच्छा, इन्होंने कहा ये हमेशा ही सेम हो. बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत बड़ी बात है. इतनी अच्छी बात कही. अब जरा देखो, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी मान लीजिए कि किसी मिरर में parallel beams fall on some mirror and it get reflected as parallel beam, then such reflection is called regular reflection. और ये उतने ही एंगल पर जाएगा. क्या आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है कि जितने एंगल पर आता है उतने ही एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये कैसा रिफ्लेक्शन हुआ? इफ parallel beams falling on a surface get reflected as parallel, तो उसे क्या कहेंगे? If parallel beams falling on surface get reflected as parallel, it is called रेगुलर रिफ्लेक्शन. साक्षी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बताओ. Parallel beams falling on surface get reflected in different direction, so it is called irregular. If incident parallel beams, if incident, आप चाहे तो पैरेलल रेज ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा काम रेज से है.
हमको बीम से ज्यादा लेना देना नहीं है, 3 रे मिलके एक बीम बना रही है, तो ये भी रे है, तो पैरेलल बीम, ज्यादा बीम के भी चक्कर में मत पड़ो। इफ पैरेलल रे फॉलिंग ऑन सरफेस रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल, ये सब क्या है अलग अलग बोलो, वो तो बीम बनी जाएंगे। हमारा क्या चीज है बताओ, रे से मतलब है कि नहीं। सो इफ इंसिडेंट पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन नो लॉन्गर रिमेन्स पैरेलल, then such reflection is called irregular reflection. Repeat करो। If parallel rays falling on surface and it comes back in diverging rays. डाइवर्स है, हमें क्या लेना। देखो जैसा कि नेहा ने बताया, इनकी बातों पर ध्यान दें क्योंकि ध्यान देने लायक बातें कर रही हैं। एक रे ऐसे आई और एक रे ऐसे गिरी, ये देखो, और एक रे ऐसे गिर गई, ये तीनों ही पैरेलल हैं। अच्छा ये देखो, यहां पर परपेंडिकुलर डालो, बोलो लग रहा है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री लग रहा है, सही है। ये मिरर है, ये मिरर की सरफेस कैसी है, इरेगुलर है, टूटा हुआ मिरर, टूटा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, हमने इसी पे सिल्वर पोत दिया, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ पत्थर था पोत दिया, बोला मिरर बन गया। लेकिन जरा सोचो ये नॉर्मल डाला है, 90 डिग्री लग रहा है ना, तो जितने एंगल पे रे आई क्या उतने पे ही लौटेगी, तो अगर उतने पे लौटेगी तो ये किधर लौटेगी देखो जरा। अच्छा इस पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करो, क्या इसका नॉर्मल ऐसे खींचेगा, और इस पे भी उतने पे ही निकालना जितने पे आई है, और इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो इस पे तो बिल्कुल ऐसे ही, ज्यादा नहीं रहेगा, बस इतना रहेगा, और इस पे कैसे रे आएगी ये। तो बताओ ये जो 3 रे जा रही है, कोई एक उत्तर जा रही तो एक दक्षिण जा रही है, तो कोई कहीं जा रही, आई सब पैरेलल थी, लेकिन एक शॉपिंग मॉल में घुस गई, एक साड़ी की दुकान में, एक समोसे की दुकान में, तो क्या होगा, इफ इंसिडेंट पैरेलल रेस, ये बात समझ में आई, ये नॉर्मल डाला गया, कहाँ डाला गया है, ये देख लो, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो है नॉर्मल कहाँ डाला गया है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। सो जरा इस सेंटेंस को पूरा करें अंशिका। इफ incident falling on पैरेलल रेज parallel rays falling on irregular surface ऑन ए सरफेस, On a वो बात surface. सही है, लेकिन अब बाद में उसको डिस्क्लोज कर देंगे कि वो सरफेस ही इरेगुलर थी। ऑन ए सरफेस and नो लॉन्गर parallel remains parallel then after reflection, no longer remains parallel after reflection, then it is called irregular surface. Such reflection takes place from non-planar surface. और ये क्या होगा, such reflection takes place from planar surface. समय ही हो गया, इतना ही रखो। स्लाइड शुरू हुई है, पूरा टाइम प्रोसेस हो गया।
कितने दिन तक चलेगा? ये हम आपको 1 महीने में खत्म कर देंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे उसको। संडे टेस्ट होगा मतलब हाँ? कल होगा टेस्ट नहीं टेस्ट अब नहीं होगा इसका होगा, जब होगा। सब बताना सर दोनों इसका साथ में मतलब सर, दोनों का साथ नहीं, और सर- बीच में ले लेंगे कभी। सर बता हाँ, बता के नहीं, हाँ बता के नहीं, दोनों इससे हम अन्याय नहीं करते कभी। सर एक चलो। महीने में होगा सर तो एग्जाम स्टार्ट। अलग अलग करके लेंगे, अभी थोड़ा पढ़ा दें, स्कूल के बराबर चलना चाहिए ना पहले, ऐसा पीछे नहीं चलना सर चाहिए। स्कूल में तो क्या पता, वो तो रविंद्र से बोलेंगे ये लाइट है देख लो। ऐसे करते हैं सीरियसली ऐसे नहीं होगा फिर तो